Good morning, everyone. Hope so that you all are fine at your houses. So today we are going to start with our term 1 syllabus, in which we are going to have chapter number 4, 5, 15 and 23. So today we are going to start with the history portion, and in history we are having chapter number 4, the Vedic age. So for this, we are going to first of all discuss about the glossaries. So in glossary, the first one is an egalitarian, means believing that all people are equally important. मतलब कि सारे लोग एक जैसे ही equally important है, and also should have the same rights and opportunities in the life. मतलब सब लोगों को same type की opportunities भी मिलनी चाहिए इस life के अंदर. Second one is Indo-Aryans, a group of the people who came from the Central Asia, मतलब कि जो Central Asia से आए थे. They spoke a similar language who settled in India, मतलब कि जो इंडिया में सेटल्ड हुए हैं उन जैसे ही एक सिमिलर लैंग्वेज बोलते थे और वो इंडिया में आकर सेटल्ड हुए थे. थर्ड वन इज hymns, मीन्स श्लोकास और सॉन्ग्स जो रिसाइट किए जाते हैं गॉड की तारीफ करने में, फॉर द प्रेज ऑफ गॉड. रिचुअल्स मतलब कि रिलीजियस सेरेमनीज, कि हमारी जो रीति रिवाज होते हैं ना, दैट इज नोन एज एन रिचुअल्स. मिक्सशिप, जिसका मतलब है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली कनेक्शन, मतलब कि सेम फैमिली का जो कनेक्शन है उसके जो रिलेशनशिप्स. और यू कैन से बाय मैरिज के साथ जो रिलेशन ग्रो होते हैं, दैट इसको आप बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर के अंदर समझोगे. मोनोगैमी का मतलब है कि द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग ओनली वन पर्सन एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक टाइम पे आप एक ही पर्सन के साथ मैरी कर सकते हो, नॉट मोर देन वन. यज्ञ मीन्स अ सैक्रिफाइशियल सेरेमनी कंडक्टेड बाय द प्रीस्ट अराउंड द फायर, मतलब फायर के आसपास आप जो सैक्रिफिशियल सेरेमनी कंडक्ट करते हो, दैट इज नोन एज एन यज्ञ. एंड लास्ट वन इज विश, विच इज ऑल्सो अ कॉमन पीपल ऑफ ट्राइब, मतलब कि ये भी एक कॉमन पीपल ऑफ द ट्राइब का ही एक वर्जन है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ अवर चैप्टर. सो हियर इज अवर चैप्टर नंबर 4, द वैदिक एज, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. द इंडो आर्यंस, वेदास एंड वैदिक पीरियड्स, अर्ली वैदिक पीरियड की लाइफ क्या थी और लेटर वैदिक पीरियड की लाइफ क्या थी, एंड ऑल्सो मेगालिथिक कल्चर्स इन इंडिया. So these are the topics which we are going to already discuss in our chapter. Now let's have a look over the history maker, and in history maker we are having women in the Vedic text. We hear of quite a few illustration women in the Vedic text. One named अपला took care of her father's field. यहाँ पर एक वुमेन की बात की गई है जिसका नाम है अपाला, जिन्होंने अपने पापा के खेतों की देखभाल की थी. एक वॉरियर थी जिसका नाम था विश्पाला, जिन्होंने अपना एक पैर गुमा दिया था बैटल के अंदर. Gargi and Maitreyi have participated in a physiological depth with an unpanished sage. Means these are the great women who have done so much in their lives to save their family, or they have done very great things for one or another way. मतलब जैसे कि आप देख रहे हो बैटल की बात, अगर बात हुई यहाँ पर कि बैटल की बात है, तो बैटल के अंदर भी अपना एक पैर घुमा दिया एक लड़की ने, मीन्स वन वुमेन ने. सो दिस इज ऑल्सो यू कैन से कि ये भी बहुत बड़ी चीज है. Now let's have a look कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज वैदिक पीरियड, और वैदिक पीरियड को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पोर्शन में, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक. नाउ व्हाट कम्स इन अर्ली वैदिक. अर्ली वैदिक में आएगा कि इलेक्टेड रूलर्स, इसमें हम रूलर्स को इलेक्ट करते हैं. एंड एग्लेंथिक सोसाइटीज, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जिससे बारे में हम चैप्टर में भी पढ़ेंगे. इम्पोर्टेंस टू कैटल रियरिंग, यहाँ पर कैटल रियरिंग को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जाता था. नाउ मूविंग टू द लेटर वैदिक पीरियड, उसके अंदर आता है हेरिडेटरी रूलर, मतलब कि जो ऐसे ही चलता आ रहा हो कि अगर कोई भी रूलर है तो अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो उसके बाद उसका बेटा या उसका वारिस ही उस पर बैठेगा. मीन्स जो सालों से चलता आ रहा हो, पीढ़ी से पीढ़ी चलता आ रहा हो, दैट इज नोन एज एन हेरिडेटरी रूलर. उसके बाद आती है कि यहाँ की जो सोसाइटी थी, यहाँ का जो स्ट्रक्चर था वो रिजिड था,
रिजिड सोशल स्ट्रक्चर था। यहाँ पर वुमेन की पोजीशन को टोटली डिक्लाइन किया जाता था, मतलब कि पहले के टाइम पर कैसे उन लोगों की रिजिड थिंकिंग होती थी कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकते हैं, वुमेन्स आर ऑफ नो यूज, दे आर जस्ट फॉर देयर टू स्टे एट होम एंड जस्ट टू कुक फॉर देयर मेंस एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली। मीन्स उनका कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन में उनका कोई हाथ होता नहीं था। सिमिलर वे में ऐसा होता था लेटर वैदिक पीरियड में। एंड इम्प्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर टेक्निक्स, उसमें इम्प्रूवमेंट्स होता था। यहाँ पर हमें टाइमलाइन दी गई है जिसके अंदर 3000 से 2000 BCE के बाद, जब 1999 से 1000 BCE का है, तो 1500 BC में हम कह सकते हैं कि अर्ली वैदिक एज स्टार्ट हुआ था, और 1000 BCE में लेटर वैदिक स्टेज मीन्स लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ था। लेट्स मूव फर्दर, व्हाट्स गिवन इन दिस। The first topic which we are going to study in this chapter is the Indo-Aryans. Now what are the Indo-Aryans? The Indus Valley civilization ended around 1500 BC. हम सबको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। इट इज़ द हरप्पन सिविलाइजेशन और यू कैन से द मोहनजोदारो, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा था कि वो मोस्ट प्रोबेबली 1000 ईयर तक चली थी, और उसके जो लोग थे दे आर रियली वेरी एडवांस्ड, वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर। A number of rural settlements came up afterwards. बहुत सारे rural settlements बाद में दिखाई दिए हमें। Around the same time, a new group of people, the Aryans, arrived in the northwest India. उसी टाइम पर एक नए ग्रुप ऑफ पीपल आए थे हमारे नॉर्थ वेस्ट में, जो कहलाते थे the Aryans। Originally, the Aryans probably lived somewhere in the steppes stretching from the southern Russia to Central Asia. और अगर हम लोग बात करें कि ओरिजिनली वो कहाँ के थे, so they used to stay in the somewhat like southern Russia से Central Asia तक के एरिया में वो रहते थे। From here they migrated to northwest India. This is why they were known as an Indo-Aryans. वहाँ से फिर उन्होंने क्या किया, वो माइग्रेट हुए एट नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, इसीलिए हम उसे इंडो आर्यंस कहते हैं, क्योंकि वो आर्यंस थे और वो बाद में इंडिया में आकर सेटल हुए थे। The Indo-Aryans spoke Indo-European languages from which later Sanskrit emerged. वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे, और जिसमें से बाद में संस्कृत लैंग्वेज जो थी वो एमर्ज्ड हुई थी। From the geographical information in the Rig Veda, it appears that the early Vedic Aryans were familiar with the northwestern Indian and Punjab, the land of the seven rivers or the Sapt Sindhu regions. मतलब कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो हमें ऋग वेदा में से मिली थी, जिससे हमें पता चलता है कि अर्ली वैदिक आर्यंस जो थे उन्हें नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और पंजाब के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता थी, जिसे हम लोग कहते हैं पंजाब को जैसे कि द लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स, या तो फिर आप उसे कह सकते हो सप्त सिंधु रीजन। सप्त मतलब होता है सेवन, क्योंकि वहाँ पर सेवन रिवर्स मीट होती है। The composers of the three later Vedic moved southeastwards and settled down in the कुरुक्षेत्र रीजन। फिर क्या हुआ कि जो लेटर थ्री वैदिक वेदास के जो कंपोजर्स थे, जिन्होंने उन्हें कंपोज किया था, फिर वो साउथ ईस्टवर्ड्स जाकर सेटल डाउन हुए, फिर कुरुक्षेत्र रीजन के अंदर। Thus, the river गंगा एंड यमुना आर मेंशन फ्रीक्वेंटली। वहाँ पर रिवर गंगा और यमुना को बहुत बार मेंशन किया गया है। इट इज़ द नॉर्थ इंडियन हार्टलैंड दैट अल्टीमेटली केम टू कॉल्ड एज एन आर्यवत्र और द लैंड फ्रॉम वेयर द आर्यन सेटल डाउन। और फिर नॉर्थ इंडियन जो थे वो लोगों का हार्टलैंड हो चुका था, दे वर हार्टली कनेक्टेड टू देम, और फिर वो जानी जा गई एज एन आर्यवर्ता, और अल्टीमेटली कि वो लैंड जहाँ से आर्यन सेटल डाउन हुए थे। Moving to the next one, the Vedas. So the term Veda has been derived from the Sanskrit word Vid, means जिसका मतलब है wisdom और knowledge. वेदा आया था from Vid, जिसका मतलब है wisdom होना या knowledge होना। The Vedas are collection of the poems, hymns and the composition that were initially composed orally. मतलब कि वेदास जो है वो एक पोयम से, हाइम से, या यू कैन से दी शॉर्ट कंपोजिशंस जो ओरिजिनली ओरली कंपोज की गई थी। और हमारे पास टोटल कितने वेदास है ये हमें ऑलरेडी पता है। देयर आर 4 वेदास, ऋग वेदा,
सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अर्थवेदा। जब हम बात करते हैं यहाँ के मैप की, तो इस मैप के अंदर हमें सबसे पहले तो प्रेजेंट एक्सटर्नल बाउंड्रीज दी गई है और उसके बाद हमें दिया गया है अर्ली वैदिक साइट्स एंड लेटर वैदिक साइट्स। अर्ली वैदिक साइट्स जो है वो कौन से कलर में है? पिंक कलर में है, और जो लेटर वैदिक साइट्स थी वो ग्रीन कलर में है। इसके बारे में मैं आपको ऑनलाइन क्लास में बताऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। So now we will moving further to the Vedas and the Vedic periods. The Rig Veda is the oldest Veda and is supposed to have been composed about 3,500 years ago, from 1000 to 1500 to 1000 BC. सबसे पुराना वेदा कौन सा है? ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग वेदा, जो 3500 ईयर्स पुराना है। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज एन अर्ली वैदिक पीरियड। उसे हम कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, जिसके अंदर टोटल 1028 हिम्स है, और यू कैन से दिस शुक्तास और यू कैन से वेल सेड। मतलब कहते हैं ना कि पूर्वज ये कहकर गए, वो कहकर गए, वैसे हमारे पास हाइम्स है। These hymns praise various Vedic gods. Hymns जो होती है वो most probably God को praise करने के ऊपर होती है। Recently Rig Veda has been included in an UNESCO in the UNESCO, तो आपको पता ही होगा क्या है। यूनेस्को के अंदर ऋग वेदा को ऐड किया गया है रिसेंटली एज द लिस्ट ऑफ लिटरेचर सिग्निफाइंग वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। ये सारी हमारी पुरानी मेमोरीज है, सो दिस ऑल थिंग्स आर बीन एडेड इन इट। नेक्स्ट वन इज द सामवेदा। सामवेदा जो है वो भी हाइम्स को कंडक्ट करती है, जिसके अंदर स्पेशल क्लास ऑफ द प्रीस्ट ने ड्यूरिंग द इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेरेमनी पे और सेक्रीफाइस पे गाया था। वैसी हाइम्स कंडक्ट होती है सामवेदा में, कि जो बहुत ही महान प्रीस्ट थे उस टाइम के, उन लोगों ने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेरेमनीज में या सेक्रीफाइस में जो गाया था, दैट कम्स इन सामवेदा। नेक्स्ट वन इज यजुर्वेदा। यजुर्वेदा जो है उसके अंदर आते हैं रूल्स दैट आर मेंट टू बी फॉलोड बाय द रिलीजियस सेरेमनी, सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स। रीति रिवाज में जो रूल्स होते हैं कि पहले से परंपराएं चलती आती है कि इसमें यही करना है, वो सारी चीजें आती है यजुर्वेदा में। एंड द लास्ट वेदा इज अर्थवेदा, जो है कलेक्शन ऑफ द सॉन्ग्स, स्पेल्स मतलब कि मंत्र, मैजिकल चार्म्स टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स, मतलब कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए जो मंत्र होते हैं वो सब आता है यह अर्थवेदा में अंदर। द लास्ट 3 वेदास वर कंपोज ड्यूरिंग 1000 to 600 BCE, जिसे हम कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ऋग वेद आता है अर्ली वैदिक पीरियड में, और बाकी के जो तीनों है सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, वो सारे आते हैं लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। ओरिजिनली द वेदास वेर ओरल कंपोजिशन। पहले वेदास जो थे वो ओरली बोले जाते थे, उनका कोई रिटर्न फॉर्मेट नहीं था। बट इन फैक्ट द वेदास वेर रिटन डाउन इन द मैन्यूस्क्रिप्ट्स। 700 ईयर्स के बाद उन्हें लिखा गया इन एन मैन्यूस्क्रिप्ट्स टू जस्ट रिमेंबर बाय द पीरियड्स एंड पीरियड्स। बहुत लंबे टाइम तक उन्हें याद रखने के लिए उन्हें लिखा गया। The hymns and the poems of the Vedas praise the various gods of the composers। मतलब जिन्होंने बनाए वो अपने गॉड को प्रेज करने के लिए वो बनाए, मतलब बहुत सारे गॉड्स को प्रेज करता हुआ ऐसे बनाया गया है। इन द ऋग वेदा द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड आर इंद्र। ऋग वेदा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गॉड है इंद्र, अग्नि एंड वरुणा। और बहुत सारे हाइम्स है जो कि डेडिकेट किए गए हैं टू उषा, अदिति, और लेटर वेदास के अंदर प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र को भी एज एन इम्पोर्टेंट गॉड के जैसे कंसिडर किया गया है। सो ये जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो हम लोग हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर स्टार्ट करेंगे। सो दिस मच इज फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेक योर सेल्फ फ्री टू आस्क, एंड थैंक यू सो मच।